जिसमें से एक प्रस्ताव कृषि विभाग का स्थगित किया गया और 15 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई, जिसमें से 7 प्रस्ताव पर आप लोगों से वार्ता होगी। आज एक बहुत खुशी की बात है कि जिस बात का बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना विभिन्न विभागों में, जहां पर जैसी आवश्यकता हो, उसको भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया है। मैं सबसे पहले आदरणीय श्री ए.के. शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि उनका विषय केवल एक है, वो अपनी बात कह लें और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य विषयों पर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। मीडिया के सभी मित्रों, ये नगरीय परिवहन से जुड़ा हुआ विषय है और नगरों में आने जाने वाले लोग, जो आसपास के इलाकों से जो लोग आते जाते हैं, उनके परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था कि नेट कास्ट बेसिस पे, मतलब कि प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत, सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, कोई सपोर्ट नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा उनको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे, इस शर्त पे नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको। उसपे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट, मतलब कुल मिलाकर के 20 रूट पे इस तरह की सुविधा करने का हम लोगों का मंशा है और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपको मैं भी बता दूं कि वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 ई बसों का संचालन हो रहा है और ये जो बसें बनेगी, कुल कानपुर में 10 रूट और लखनऊ में 10 रूट, इस प्रकार 20 रूट पे ये बसें चलेगी। ई बसें होंगी सारी की सारी। इसमें एक बस पर लगभग जो है, एक बस की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास आएगी और थोड़ा उनकी जो चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था है उस पर किया जाएगा। ये 12 वर्ष के लिए हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट उन प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ करेंगे। उनका जो भाड़ा है वो तय करने का अधिकार सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है और बाकी उनको लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके चलते वो कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए 4 बाग से 12, लखनऊ की अगर बात किया जाए तो 4 बाग से बाराबंकी, कामता से एयरपोर्ट, बालागंज से मोहनलालगंज, बालागंज से विराजखंड, घंटाघर से माल थाना, स्कूटर इंडिया से इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 बाग से देवा, 4 बाग से कुर्सी, दुबग्गा से गंगागंज और घंटाघर से संडीला। ये लखनऊ के 10 रूट अभी चिन्हित किए गए हैं, इसमें घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। उसी प्रकार कानपुर के भी 10 रूट, राम देवी से जहानाबाद, फजलगंज से रूरा, घंटाघर से अकबरपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिंदकी, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिठूर, कानपुर रेलवे स्टेशन से घाटमपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से IIT, घंटाघर से मूसानगर, कानपुर सिटी से सर्कुलर रूट। तो इस प्रकार इन 20 रूटों पे ये बसें प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाएंगे। बसों की संख्या हर रूट पे 10-10 बस के हिसाब से एक हाँ जी, अभी एक से है, लेकिन उनको बढ़ाया भी जा सकता है। ऑपरेटर प्राइवेट होगा, उसको टेंडर के आधार पे उसका सिलेक्शन होगा। जो सबसे किफायती भाड़ा, सबसे किफायती शर्तें रखेगा, उसका सिलेक्शन होगा और उनको चलाने की छूट मिलेगी। सब कुछ उन्हीं का होगा, ड्राइवर, कंडक्टर, बस, डीजल, बस, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, सारी की सारी व्यवस्थाएं उनकी होंगी। हम खाली उनको लाइसेंसिंग करेंगे, मॉनिटर करेंगे, भाड़ा वो एकदम से बढ़ावे ना, उसकी व्यवस्था रखेंगे। चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो, चूंकि चार्जिंग में गवर्नमेंट का भी रोल आता है, बिजली विभाग का रोल आता है, तो उतनी वहां तक उनको पॉइंट तक
बिजली देने का व्यवस्था सरकार करेगी, बाकी सारा का सारा काम उनका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शर्मा जी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स आप इधर आ जाओ। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसपे आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी चाहे जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के से उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को यह भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्राविधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्राविधान भी इसमें किया गया है। बदलाव किया गया। अभी तक तो 10-10 और 12-12 वर्षों से लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया मैंने कहा ना कि 3 वर्ष के लिए किया जाएगा और एजेंसी को वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जी मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था होगी जी 16,000 नहीं, हर साल की बात नहीं है, एक बार तो 3 साल के लिए होगा, लेकिन इन लोगों के लिए काफी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी तक यदि कि मैटरनिटी अगर महिला है तो मैटरनिटी लीव उसकी व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ अब तो हो गया जी, और महीने में 26 दिन से इनसे सेवा ली जाएगी और इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनको 15,000 रुपए इनकी मृत्यु पर ऊपर देने के बाद अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी संवेदनशीलता बरती है सरकार ने इस बात के लिए कि हम जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय भी मिले और उनकी सर्विस कंडीशन भी बेहतर हो और आरक्षण का भी लाभ उनको मिले। एक एक बोले जी 180 दिन। भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप देखिए, जिस प्रकार से एजेंसीज को हम तय करते हैं
निगमों के माध्यम से एजेंसीज को तय करते हैं। जिन लोगों को, जिन विभागों को आवश्यकता होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लेते हैं और विभाग की सहमति जरूरी है। जी हाँ, सर्विस प्रोवाइडर को वो टेंडर पे आएगा ना, जेम पे जो है समझते हैं। ऐसा है, मैं अभी उनके अकाउंट में पैसा पूरा जाएगा। अभी तक ईएसआई का, ईपीएफ का पैसा सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता था, जिसपे शिकायत ये थी कि वो जमा नहीं करते। और जितनी कंडीशंस जितनी दी हैं, जो संवेदनशीलता के बाद आरक्षण की व्यवस्था नहीं है थी उसमें पहले, अब आरक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से एक निगम बनेगा, निगम ही बना है, निगम के तहत मैंने आपको शुरुआत जहाँ करी आपने सुना नहीं, मैंने पूरा पहले यहाँ से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की गई। अब दूसरा देख लीजिए, हम लोग आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सपोर्ट करेंगे, सरकार कंपनी बना के डायरेक्ट भर्ती करेगी। निगम के माध्यम से ही कर रही है। निगम के माध्यम से उनका चयन करेंगे। चयन जो है वो एजेंसीज का चयन उसके माध्यम से करेंगे, निगम करेगा। एजेंसी रहेगी। नहीं, हाँ, सुनिए सब एक साथ मैं इसको मैं तो नहीं एम्प्लॉइज के अकाउंट में जाएगा पैसा पूरा, आपने वो अपना स्वयं जमा करेंगे। आपने जो प्रश्न पूछे हैं, माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया है, सर्वप्रथम ये जो निगम है ये एक नियमन निगम के रूप में काम करेगा। अभी ऐसी कोई अम्ब्रेला व्यवस्था नहीं है जो एजेंसियों को रेगुलेट करे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक इनका नियमन होगा। नंबर 2, जेम के माध्यम से जरूर, क्योंकि कोई चयन की प्रक्रिया तो रखनी पड़ेगी और वो जो सरकारी व्यवस्था है वो जेम पर आधारित है, तो वो हम जेम पर ही आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करेंगे। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन जो अब तक विभाग करते थे, अब निगम करेगा। जिस विभाग को जितने मैन पावर की जरूरत है वो निगम को बताएगा। निगम उसकी आवश्यकता के अनुसार मैच करते हुए जो चयनित या क्वालिफाइड कहूंगा आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उसको अलॉट कर देगी। अब रही बात कि कैसे लिया जाएगा लोगों को, जो कार्मिक हैं, जो आपका बिंदु है, तो उसमें एक पारदर्शी लिखित परीक्षा की भी व्यवस्था है, ठीक है, और साक्षात्कार की है। तो 4 श्रेणियों में जो आउटसोर्सिंग हम सेवा लेंगे, आउटसोर्सिंग सेवाएं लेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सरकार में ट्रांसलेशन की सेवा हो, तो अगर हमें वहां पर अनुवादकीय सेवाएं लेनी है तो जो ट्रांसलेशन का ज्ञान रखने वाले लोग अप्लाई करेंगे तो हम उनकी सेवाएं लेंगे। नंबर 1, उस सेवा के लिए हम उनको पे करेंगे। तो हमने उनको अलग अलग श्रेणी में डाला है। तो जैसे इसी चीज को बताने के लिए अनुवादकीय सेवाएं जो हैं श्रेणी 2 में आएंगी, उसमें हम अप टू 25,000 रुपए तक देंगे, ठीक है। वो हम तय करेंगे निगम और विभाग के हम कितना देंगे, पर अप टू 25,000 रुपए तक हम देंगे। तो इस प्रकार से कितना उन सेवाओं के लिए पे करना है वो कर रहे हैं। तो जैसा माननीय मंत्री जी ने आपको सूचित किया कि नियमित पदों के सापेक्ष नहीं होगा, ये सेवाओं के लिए होगा। ये प्रश्न ये था कि आप एजेंसी
निगम के द्वारा चयनित कर रहे हैं तो भर्ती करके जहाँ विभाग में आवश्यकता है उनको देंगे, लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया बताई तो अभी आपको लिखित परीक्षा भी होगी, मौखिक साक्षात्कार भी होगा। बना के बैठे हैं, वो भर्ती करके सरकार को देंगे, मनचाही पैसा ले लेंगे और मनचाहा दे देंगे। निगम सब कुछ निगम ऐसा है, सुनिए, ये निगम के माध्यम से होगा। आप उसमें आप देखिएगा जो व्यवहार नहीं, जितनी बातें आपके संज्ञान में आई हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं, तो उसको पूरा इंतजाम किया गया है उसका कि परीक्षा और मौखिक उसका साक्षात्कार लेने के बाद ही किया जाएगा। अब दूसरे पे आने दीजिए। देखिए ये आउटसोर्स कहलाएंगे, ये संविदा कर्मी नहीं। दूसरा 11 महीने का टेन्योर होता है, क्या इसको बढ़ा करके रखा जाएगा या वही 11 महीने वाले रखा जाएगा? 3 साल का बताया, देखिए प्रारंभ में ही बताया था 3 साल के लिए। दूसरा, हमारे एक और अधिकारी भी हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025, ये खास तौर से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक घटक जितने भी हम अभी तक बनाते हैं, जो कुछ भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ज़्यादातर इक्विपमेंट्स हम असेंबल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी चीज़ें बाहर से आती हैं, असेंबल हम लोग करते हैं। जैसे पीसीबी, मोबाइल फ़ोन पर जो कैमरा वगैरह लगता है उसको भी, डिस्प्ले यूनिट, इस प्रकार के जो यूनिट हम बाहर से खास ला के यहाँ पर असेंबल करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, उसको हम स्वयं निर्मित करेंगे। इस प्रकार की नीति हमारी सरकार लेकर आई है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक पूरे सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करेगी। मैं श्री अनुराग यादव जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उनसे कहेंगे कि इसके ऊपर जरा प्रकाश डिटेल में डाल दें। सर, सभी लोग इसमें वाकिफ होंगे यहाँ पे। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में देश में पिछले 8 वर्षों में